Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Assalamu alaikum dear students, welcome in lecture number 2 of chapter 2 of NBF Biology 11, in which we are going to discuss the importance of water in living beings. आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिन टॉपिक्स को हमने आज के लेक्चर में कवर करना है, उनमें हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर की बात करनी है और वाटर की इंपॉर्टेंस वाटर की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर डिस्कस की जाएंगी। मिसाल के तौर पर हाई पोलैरिटी या सॉल्वेंट प्रॉपर्टी वाटर की एक प्रॉपर्टी है, वाटर की एक कैरेक्टरिस्टिक है और इसकी बुनियाद पर जो वाटर का रोल लिविंग बॉडीज में डिटरमिन्ड होता है उसको हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहिजन और एडहीजन, ये मजीद कुछ वाटर की प्रॉपर्टीज हैं और इन प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर भी जो वाटर का रोल लिविंग बॉडीज में स्टैब्लिश हो रहा है उसको आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। इसके साथ साथ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, उसके बाद हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये मजीद कुछ प्रॉपर्टीज हैं। इनकी बेसिस के ऊपर भी जो वाटर का फंक्शन लिविंग बॉडीज के लिए डिटरमिन्ड होगा उसको भी कवर किया जाएगा। इसके साथ साथ लोअर डेंसिटी ऑफ आइस, आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी और आखिर में प्रोटेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, इनकी बुनियाद के ऊपर भी वाटर के फंक्शंस को, वाटर के रोल को लिविंग बॉडीज के अंदर हम एक्सप्लोर करेंगे। तो ये टॉपिक्स इंशाल्लाह इस लेक्चर के एंड तक हमने कवर करने हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। हमारा जो अगला टॉपिक है आज के लेक्चर में वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर। अभी हमने बात की थी कि वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल। तो जब ये मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है तो इसका मतलब है ये इंपॉर्टेंट भी इसी लिहाज से बहुत ज्यादा होगा। तो हम इसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको भी हम एनालाइज करेंगे इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि लिविंग बॉडीज के अंदर वाटर का प्रोपोर्शन कितना होता है। अगर आप किसी लिविंग सेल के अंदर मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ वाटर ऑब्जर्व करें तो आपको बोन सेल्स के अंदर 20%, जस्ट 20% बोन सेल के अंदर आपको वाटर मिलेगा। जैसे ये एक बोन सेल है ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोसाइट एक बोन सेल की टाइप है और इस ऑस्टियोसाइट में जस्ट 20% वाटर होता है और इसी वजह से ये ऑस्टियोसाइट बहुत हार्ड सेल होता है। और इसके मुकाबले में अगर हम किसी लिविंग सेल के अंदर मैक्सिमम प्रोपोर्शन वाटर का ऑब्जर्व करें तो वो मैक्सिमम प्रोपोर्शन आपको ब्रेन सेल्स के अंदर मिलेगा। ब्रेन सेल्स में तकरीबन कोई 85 to 90% या 89% के करीब वाटर आपको मिलता है। तो ये देखिए ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, उनके अंदर आपको 85 to 89% वाटर मिलेगा। ये मैक्सिमम प्रोपोर्शन है वाटर का किसी लिविंग सेल के अंदर और ये मिनिमम प्रोपोर्शन है वाटर का किसी लिविंग सेल के अंदर। लेकिन एवरेज अगर हम किसी भी लिविंग बॉडी की बात करें, जैसे अभी हमने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के हवाले से बात की थी, तो एवरेज 70% ऑफ एनी लिविंग बॉडी कंसिस्ट ऑफ वाटर। जैसे मैंने अभी आपसे क्वेश्चन भी पूछा था कि अगर किसी शख्स का बॉडी वेट 100 किलोग्राम है तो ऐसी सूरत में उस बॉडी के अंदर कितने किलोग्राम वाटर होगा, तो आपने ये अज्यूम करना है उसके अंदर 70% वाटर है। अगर 100 किलोग्राम उसका बॉडी वेट है तो ऐसी सूरत में जो वाटर की परसेंटेज होगी वो 70 किलोग्राम हो जाएगी। और अगर बॉडी वेट किसी का 50 केजी है तो आप इसी तरह से 70% उसका कैलकुलेट करेंगे। तो यूं आपसे ये प्रोपोर्शन के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, अभी हमने बात की थी कि वाटर मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल है, तो हम इसकी सिग्निफिकेंस को इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं वाटर की, जो इसको लिविंग बॉडीज के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक यूजफुल कंपाउंड बनाती हैं, वो प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? जैसे हाई पोलैरिटी या सॉल्वेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, इसकी बुनियाद पर वाटर का क्या रोल है अभी हमने आइडेंटिफाई करना है। बिल्कुल इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है और इसकी बुनियाद पर वाटर का क्या रोल सजेस्ट हो रहा है लिविंग बॉडी के लिए, इसको हमने एक्सप्लोर करना है। फिर कोहिजन एंड एडहीजन
के बारे में हम देखेंगे कि इनकी वजह से वाटर का क्या रोल डिटरमिन होता है। हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हाई स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपोराइजेशन आर टू मोर प्रॉपर्टीज जिसकी वजह से वाटर का एक स्पेसिफिक रोल डेवलप होगा, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। एंड सिमिलरली हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, लोअर डेंसिटी ऑफ आइस और आयनाइजेशन प्रॉपर्टी एंड फाइनली प्रोटेक्शन। तो इन तमाम प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर वाटर का जो रोल लिविंग बॉडी के अंदर ऑब्जर्व किया जाएगा या इसका जो रोल लिविंग बॉडी के लिए स्टैब्लिश होता है, उस रोल को हमने आइडेंटिफाई करना है। आपने गौर से ये डिस्कशन देखना है और उसमें से आपने उस रोल को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना है कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी। इस तरह के क्वेश्चंस यहां से हो सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें हाई पोलैरिटी या सॉल्वेंट प्रॉपर्टी से क्या मुराद है। देखो, वाटर को हम आमतौर पर बाइपोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। वाटर इज जनरली कॉल्ड एज बाइपोलर मॉलिक्यूल। तो इसकी ये जो बाइपोलैरिटी है कि ये बाइपोलर मॉलिक्यूल है, यानी दो पोल्स इसके बने हुए हैं। जैसे आपको ये एक एंड पर नेगेटिव पोल बना हुआ नजर आ रहा है और ये दूसरे एंड्स के ऊपर ये पॉजिटिव पोल आपको ये नजर आ रहा है। तो इस तरह से आपको ये वाटर के अंदर ना दो पोल्स महसूस हो रहे हैं, एक पोल नेगेटिव और दूसरा पोल पॉजिटिव है। तो ये पोल्स कैसे स्टैब्लिश हुए, वाटर बाइपोलर किस तरह से हो गया, तो इसको समझने के लिए जरा हमें वाटर मॉलिक्यूल की केमिस्ट्री को अंडरस्टैंड करना होगा। देखो, वाटर जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये सिंगल ऑक्सीजन एटम के साथ दो हाइड्रोजन एटम्स इस तरह से अरेंज हैं। तो असल में देखो कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान यहां पर जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वाटर मॉलिक्यूल के अंदर, ये बॉन्ड बेसिकली एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। दिस इज एक्चुअली अ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड आप जानते हैं, केमिस्ट्री में आप बड़ी डिटेल से ये कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो किसी भी दो एटम के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए फॉर्म हो। जैसे ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और दोनों के इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। अब ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहा जाता है? देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। यानी ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान में मौजूद नहीं है, बल्कि दे आर मोर क्लोज टू द ऑक्सीजन एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन हैव डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है, केमिस्ट्री की टर्म्स में हम बात कर रहे हैं, इनमें एक प्रॉपर्टी पाई जाती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द कैपेसिटी ऑफ एन एटम टू गेन द इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन गेन करने की जो प्रॉपर्टी है, गेन करने की कैपेसिटी, वो दरअसल उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। तो इस लिहाज से अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को, तो आपको नजर आएगा कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ज्यादा सलाहियत नहीं है जितनी कि ऑक्सीजन के अंदर यह सलाहियत पाई जाती है। लिहाजा जब भी ऑक्सीजन किसी ऐसे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होगी, जैसा कि हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ऐसी सूरत में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा माइल हो जाएंगे एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। तो यही वजह है कि ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन चूंकि सेंटर में नहीं है बल्कि ये एक एंड पर, एक पोल की तरफ जा रहे हैं, इस वजह से इस कोवेलेंट बॉन्ड को नाम दिया गया है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कोई ऐसा केस होता है जिसमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल होती, तो ऐसी सूरत में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो दोनों एटम्स के दरमियान में आ जाते और ऐसी सूरत में फिर पोल स्टैब्लिश ना होता, वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता। लेकिन वाटर के केस में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम देन हाइड्रोजन, और इस वजह से द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन आर मोर क्लोजली, आर मोर पावरफुली पुल्ड टुवर्ड्स ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द हाइड्रोजन। तो इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से एक्चुअली यहां पर यह होगा कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन ये बिल्कुल एक स्ट्रेट एंगल के ऊपर अटैच नहीं होंगे, बल्कि ये इस तरह से इसके साथ अरेंज होते हैं कि इनके दरमियान, हाइड्रोजन के दरमियान, यहां पर अगर हम एंगल फाइंड आउट करें तो ये एंगल तकरीबन कोई 104.5 यानी 105 डिग्री का ये एंगल बनता है,
तो इस एंगल की वजह से आप देख रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल में इस तरह से ये दो पोल्स एस्टेब्लिश हो रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का ये हिस्सा जिस तरफ हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, ये पार्शियल पॉजिटिव पोल बन जाएगा, और जबकि दूसरा हिस्सा पार्शियल नेगेटिव पोल बन जाएगा। इस तरह से वाटर एक बाइपोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। लेकिन इसके बरक्स अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के केस में देखें, तो कार्बन डाइऑक्साइड ने ऑक्सीजन के साथ ये दो बॉन्ड इस तरफ बनाए हुए और दो बॉन्ड इस तरफ बनाए हुए, और इस तरह से ऑक्सीजन कार्बन के साथ ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल पर 180 डिग्री के एंगल के ऊपर मौजूद हैं। और इस अरेंजमेंट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर आपको कोई पोल्स बने हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो पोल्स बने हुए ना होने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन पोलर कंपाउंड है, लेकिन वाटर इज अ पोलर कंपाउंड और ये बाइपोलर कंपाउंड है। तो वाटर की ये जो बाइपोलैरिटी आपने देखी है, हाई पोलैरिटी भी इसे कहा जाता है। ये हाई पोलैरिटी क्या चीज इंडिकेट कर रही है? असल में इस हाई पोलैरिटी का यहां पर फायदा ये होता है कि इस बाइपोलर नेचर की वजह से जो भी कोई पोलर कंपाउंड्स होंगे, पोलर कंपाउंड्स या फिर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड या फिर कोई आयनिक कंपाउंड, ये वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी इस बाइपोलैरिटी की वजह से दरअसल ये पोलर कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोलाइट कंपाउंड्स या आयनिक कंपाउंड्स कैन बी इजीली डिसॉल्व इन वाटर। वाटर एक्ट एज द बेस्ट सॉल्वेंट फॉर दीज काइंड ऑफ कंपाउंड्स। लेकिन नॉन पोलर कंपाउंड जैसे कि ये लिपिड्स या फिर जैसे ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको बताया, ये नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अदरवाइज बाकी पोलर इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, और इन्हीं के लिए वाटर एक्ट एज अ बेस्ट सॉल्वेंट। तो इसकी ये सॉल्वेंट प्रॉपर्टी भी कहलाती है, या फिर इसको हाई पोलैरिटी भी कहा जाता है। तो इसकी बुनियाद के ऊपर हम वाटर का अगर रोल सजेस्ट करें कि व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी, तो आप रोल ऑफ वाटर को सजेस्ट करेंगे कि वाटर एक्ट एज एन एक्वस मीडियम फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन, क्योंकि जितने भी एंजाइम्स हैं दे आर पोलर इन नेचर एंड दे आर इजीली डिसॉल्व इन वाटर, और इसी वजह से फिर ये फंक्शनल होते हैं। क्योंकि कोई भी एंजाइम जब तक वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होगा तो वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। एंजाइम्स आमतौर पर ड्राई मीडियम में वर्क नहीं करते, उनको एक एक्वस मीडियम चाहिए, और वो एक्वस मीडियम कौन प्रोवाइड कर रहा है? वाटर। तो इस तरह से रोल ऑफ वाटर बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी क्या सजेस्ट हुआ कि वाटर एक्ट एज एन एक्वस मीडियम फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी वाटर एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी चीजें इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएंगी, और वो डिसॉल्व जब होंगी तो वाटर फिर उनको कैरी कर सकेगा फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। तो इस तरह से दूसरा जो रोल इसका डिटरमिन हो रहा है कि वाटर एक्ट्स एज ट्रांसपोर्ट मीडियम इन द लिविंग बॉडीज। तो इस तरह से आपने आइडेंटिफाई किया कि बेस्ड अपॉन इट्स हाई पोलैरिटी या बाइपोलर नेचर ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल, व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर इन लिविंग बीइंग्स। तो ये आपने सिग्निफिकेंस याद रखनी है। अच्छा, आप देखिए कि दूसरी जो प्रॉपर्टी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसे कहा जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या चीज होती है? अभी हमने देखा था कि वाटर मॉलिक्यूल के अंदर आपको इस तरह दो पोल्स नजर आ रहे हैं। एक पोल इसका पॉजिटिव पोल है, जिस साइड पर हाइड्रोजन होंगे वो पॉजिटिव पोल होगा, और दूसरी साइड इसकी नेगेटिव पोल, जिस साइड पर आपको ऑक्सीजन नजर आ रहा है वो नेगेटिव पोल है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल जैसे ये एक वाटर मॉलिक्यूल ये दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ एक अट्रैक्शन शो कर रहा है। यहां पर ये जो अट्रैक्शन है ये बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल आपको नजर आ रही है, और इस अट्रैक्शन को दरअसल हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड दरअसल ये एक इंट्रा मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, और इसको डॉटेड लाइन से क्यों शो किया हुआ है? डॉटेड लाइन से शो करने का मतलब यह है कि ये अट्रैक्शन या ये बॉन्ड बहुत वीक है, इस वजह से इसको यू डॉटेड लाइन से शो किया है। इसके बरक्स आपने ये कोवेलेंट बॉन्ड को देखा था, उसको हमने यूं कंटिन्यूअस लाइन के साथ शो किया था। तो ये डॉटेड लाइन से शो करने का मकसद क्या है कि ये वीक है, और जैसे ही इसमें थोड़ी सी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी तो ये अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। तो दिस इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल बिटवीन द नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल ऑफ टू वाटर मॉलिक्यूल इज नोन एज हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम क्यों दिया जाता है? असल में इस तरह की जो इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शंस होती है ना, उनमें लाजमी तौर पर जो पॉजिटिव पोल होता है वो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होता है, नेगेटिव पोल वो मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में मुख्तलिफ चीजों पर मुश्तमिल हो सकता है, मुख्तलिफ एटम्स पर मुश्तमिल हो सकता है। जैसे वाटर के अंदर तो आपको हमेशा ये नेगेटिव पोल ऑक्सीजन पर मुश्तमिल नजर आएगा, लेकिन हो सकता है कि किसी और जगह पर आपको इस बॉन्ड में जो नेगेटिव पोल है वो किसी और एटम पर मुश्तमिल नजर आए। तो बहरहाल इस बॉन्ड में हमेशा जो पॉजिटिव पोल है वो हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होगा,
इस वजह से इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड का नाम दिया गया है। तो यूं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल के अंदर पाई जाती है और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं। आपने यहां पर केयरफुल रहना, अक्सर यहां डायग्राम के अंदर ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये बॉन्ड कौन सा है और ये बॉन्ड कौन सा है। तो किसी भी एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो आपको बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना, द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विद इन द वाटर मॉलिक्यूल, वो तो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसे कोवेलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। द बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन विद इन द सेम वाटर मॉलिक्यूल, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। लेकिन बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑफ टू डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल, उसे क्या कहा जाएगा? उसे कहा जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये जरा केयरफुल रहना, ये अक्सर यहां से पूछा जाता है तो इसमें मिस्टेक हो जाती है। ये वर्डिंग में भी क्वेश्चन आ सकता है या फिर इस तरह डायग्राम दिखा के भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसकी डिस्कस की। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ वाटर बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी? तो इस प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर हम रोल ऑफ वाटर को अगर गेस करें तो इसका रोल बनता है कि इट मेंटेन्स द वाटर इन लिक्विड स्टेट। देखो ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ना, इनकी वजह से वाटर लिक्विड स्टेट में है। अगर आप किसी भी वाटरी मीडियम में सारे हाइड्रोजन बॉन्ड रिमूव कर दें तो वो वाटरी मीडियम किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इट बिकम्स अ गैस, ठीक है। तो गैसियस स्टेट उसकी बन जाएगी। और अगर उसमें आप मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स फॉर्म कर दें तो ऐसी सूरत में उसकी स्टेट क्या हो जाएगी? उसकी सॉलिड स्टेट आ जाएगी। तो वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आइस बन जाएगा। और अगर उसके अंदर ये मॉडरेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट हो तो इन मॉडरेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से उसकी स्टेट क्या होगी? लिक्विड। तो आपको ये पता है ना कि वाटर ये तीनों डिफरेंट स्टेट्स में पाया जाता है। ये गैसेस स्टेट में भी पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में भी और लिक्विड स्टेट में भी। तो इसकी ये जो लिक्विड स्टेट है वो असल में इन्हीं हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से स्टैब्लिश हो रही है। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से? मैक्सिमम हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं और ना ही मिनिमम हाइड्रोजन बॉन्ड। हमेशा याद रखना, मॉडरेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स एस्टैब्लिश द वाटर इन लिक्विड स्टेट। और इस लिक्विड स्टेट होने का फायदा क्या होगा? इस लिक्विड स्टेट होने का फायदा ये होगा कि वाटर विल एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। क्योंकि देखो एक ट्रांसपोर्ट मीडियम एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो लिक्विड हो, जो बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर सके। तो वाटर की प्रॉपर्टी चूंकि इसको लिक्विड स्टेट में मेंटेन कर रही है और इसी वजह से ये फिर ट्रांसपोर्ट मीडियम का रोल प्ले कर रहा है। अभी आपने जो पिछली प्रॉपर्टी देखी थी सॉल्वेंट प्रॉपर्टी, उसकी बेसिस के ऊपर भी इसका ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर रोल था और इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसको ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर बिहेव करने में हेल्प कर रही है। तो यूं समटाइम एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इनेबल द वाटर टू एक्ट एज ट्रांसपोर्ट मीडियम। उसमें आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को भी याद रखना है और इसके साथ साथ आपने ये जो सॉल्वेंट प्रॉपर्टी आपने देखी थी उसको भी याद रखना है। अभी आपको मजीद कुछ और प्रॉपर्टीज इसकी नजर आएंगी। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, कोहेजन एंड एडहेजन। कोहेजन क्या चीज होती है? कोहेजन वाटर की एक प्रॉपर्टी है कि दो वाटर मॉलिक्यूल्स आपस में जो एक अट्रैक्शन शो कर रहे होते हैं वो कोहेजन कहलाता है। वाटर स्टिकिंग टुगेदर, ठीक है। तो ये इनकी जो आपस में अट्रैक्शन है उसे कहा जाता है कोहेजन। लेकिन अगर वाटर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कोई अट्रैक्शन शो कर रहा हो तो उसको एडहेजन कहा जाएगा। असल में देखो ये जो कोहेजन है ना, इस कोहेजन के ये कोहेजन कैसे डेवलप है? ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक नतीजा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही दो वाटर मॉलिक्यूल के दरमियान होती है तो उससे कोहेजन स्टैब्लिश होती है। दो वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इसी तरह से अगर वाटर मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो रहे हैं यानी एडहेजन डेवलप हो रही है तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही दरअसल इन्वॉल्व होगी। यानी ये दोनों प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही दरअसल ये दोनों प्रॉपर्टीज डेवलप हुई हैं। और अब इन दोनों प्रॉपर्टीज का फायदा क्या होता है? देखो ये आप देख रहे हैं कि किसी कंटेनर के अंदर, मिसाल के तौर पर ये वॉल ऑफ द कंटेनर आपको नजर आ रही है, तो इस वॉल ऑफ कंटेनर के साथ वाटर की अट्रैक्शन है और आपस में भी वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ ये अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। तो ये दरमियान वाली वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान अट्रैक्शन कोहेजन और ये जो वॉल ऑफ कंटेनर के साथ इनकी अट्रैक्शन है इसको कहा गया है एडहेजन, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी कंटेनर के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की जो प्रेजेंस है वो इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से, देखो इसको एक सिंपल एग्जांपल के साथ अगर हम वाजे करें, मिसाल के तौर पर अगर आपसे पूछा जाए कि एक बीकर के अंदर आप अगर पानी को ड्रॉप बाय ड्रॉप यहां से गिराते हैं
तो ये एक ड्रॉप पानी का गिरा, फिर इसी तरह दूसरा ड्रॉप आपने गिराया, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर पानी को गिरा रहे तो क्या मतलब है, यहां पर पानी की ड्रॉप्स गिर गिर के इस तरह से ड्रॉप्स का कोई हीप यहां पर डेवलप होना शुरू हो जाएगा, यानी कोई इस तरह ढेर लगना शुरू हो जाएगा वाटर ड्रॉप्स का? नहीं, बल्कि जैसे जैसे ड्रॉप्स ऑफ वाटर यहां पे गिरते रहेंगे तो बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टीज वो वाटर यूं इस कंटेनर के अंदर फैलता चला जाएगा और वो सारे मॉलिक्यूल्स यूं इस तरह से कंटेनर के अंदर यूं बिल्कुल एक लेवल फॉर्म कर लेंगे और कंटेनर की वॉल के साथ भी इसी तरह से ये चिपक जाएंगे। तो अब देखो इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होता है कि किसी भी वेसल के अंदर, जैसे जाइलम वेसल है या कोई भी पाइपलाइन है, तो उसके अंदर वाटर की जो मूवमेंट हो रही होती है उस वेसल के अंदर, वो असल में इन्हीं दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से हो रही होती है। लिहाजा आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोहेजन और एडिशन की वजह से वाटर का रोल क्या बनता है, वाटर एक्ट एज अ ट्रांसपोर्ट मीडियम। अगेन देखो ये कोहेजन और एडिशन मजीद ये प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो वाटर को ट्रांसपोर्ट मीडियम के तौर पर बिहेव करने में हेल्प कर रही हैं। इससे पहले मैंने आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताया और मैंने अभी आपको साथ एक्सप्लेन किया है कि असल में ये दोनों प्रॉपर्टीज भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही डेवलप हुई हैं। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इटसेल्फ, कोहेजन एंड एडहीजन, और इससे पहले जो हमने सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, तो इनकी बेसिस के ऊपर वाटर का एज ट्रांसपोर्ट मीडियम रोल स्टैब्लिश हो रहा है लिविंग बॉडीज के अंदर। तो अब देखिए वाटर की एक और प्रॉपर्टी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो सबसे पहले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करते हैं और उसके बाद फिर देखते हैं कि वाटर का इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर क्या रोल डिटरमिन्ड होता है। आपने फिजिक्स के अंदर इस टॉपिक को ज्यादा अच्छी तरह से कवर किया होगा। देखिए हीट कैपेसिटी दो तरह से कंसिडर की जाती है, एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और इसी तरह से एक मोलर हीट कैपेसिटी है। इन दोनों हीट कैपेसिटीज में क्या फर्क है ये अभी हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। आप उससे पहले देखिए कि हम अगर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को डिफाइन करें तो क्या वर्डिंग हो सकती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज द अमाउंट ऑफ हीट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ कैलोरीज या इन टर्म्स ऑफ जाउल्स required by per unit mass of a substance for minimum increase in its temperature। और वो minimum increase in temperature क्या होगा, वो minimum increase in temperature दरअसल 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन होगा। यानी किसी भी सब्सटेंस का जो यूनिट मास है, और यूनिट मास हम किसको कह रहे हैं, यूनिट मास का मतलब है कि 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ द सब्सटेंस, या फिर आप इसको 1 किलोग्राम भी कह सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी यूनिट मास ले लें एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का, एक प्योर सब्सटेंस का एक यूनिट मास, और उस यूनिट मास में अगर आप कुछ हीट इनकॉर्पोरेट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैलोरीज या फिर जाउल्स की फॉर्म में, अगर आप हीट उसके अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं और उस यूनिट मास के अंदर मिनिमम इंक्रीज टेक प्लेस होता है टेम्परेचर के अंदर विदाउट एनी चेंज ऑफ द फेज ऑफ द सब्सटेंस। यानी अगर वो सब्सटेंस सॉलिड है तो वो गैस में कन्वर्ट नहीं होना चाहिए, या अगर गैस है तो वो इसी तरह से लिक्विड में कन्वर्ट ना हो। तो इस तरह से आप उस सब्सटेंस का फेज चेंज किए बगैर उस सब्सटेंस के अंदर हीट इनकॉर्पोरेट करते हैं और उस हीट से उस सब्सटेंस के अंदर एक मिनिमम इंक्रीज वाक़ई होता है। और वो मिनिमम इंक्रीज मैंने आपको बताया कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन कंसिडर किया जाता है। यानी अगर सब्सटेंस का पहले टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड था और एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करने के बाद उसका टेम्परेचर 15 सेंटीग्रेड से बढ़कर 16 सेंटीग्रेड हो गया है, तो ये जो 1 डिग्री सेंटीग्रेड का राइज आया टेम्परेचर के अंदर, दरअसल ये मिनिमम इंक्रीज है टेम्परेचर का। और इस मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए जितना अमाउंट ऑफ हीट उस सब्सटेंस के यूनिट मास ने एब्जॉर्ब किया होगा, दरअसल उस अमाउंट ऑफ हीट को स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा जाता है। तो आपने देखा कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हमने डिफाइन करते हुए सब्सटेंस को मास की फॉर्म में कंसीडर किया है, उसका यूनिट मास हमने लिया है। लेकिन अगर किसी सब्सटेंस का मोल हम लेते हैं, उसका यूनिट मोल अगर हम लेते हैं और उसके अंदर अमाउंट ऑफ हीट को कैलकुलेट करते हैं फॉर मिनिमम इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, वही 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन, तो इस तरह से एक मोल ऑफ द सब्सटेंस के अंदर जो अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होगी उसे मोलर हीट कैपेसिटी कहा जाएगा। तो मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ये थोड़ा सा मामूली सा फर्क है। आपने जस्ट सब्सटेंस को देखना है कि उसको किस फॉर्म में लिया है। अगर आप उसको मास
ले रहे हैं, उसका मैस ले रहे हैं, तो आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फॉलो किया है। और अगर आप उसका मोल ले रहे हैं और उसके अंदर आप अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करके उसको चेक करें कि कितना अमाउंट ऑफ हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब हुआ है, तो वो मोलर हीट कैपेसिटी बन जाएगी। बहरहाल स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अगर उसको रिप्रेजेंट करना हो कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करें, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अगर हम वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड इन 1 gram of water to raise its temperature up to 1 degree centigrade और 1 Kelvin। यानी वाटर का अगर आपके पास 1 ग्राम मौजूद है, ठीक है, 1 ग्राम वाटर में आप कितने कैलोरीज एब्जॉर्ब करेंगे कि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाए, जिसको हमने मिनिमम इंक्रीज कहा था, तो वो नंबर ऑफ कैलोरीज दरअसल वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। और वाटर की ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है कितने कैलोरीज इस 1 ग्राम को रिक्वायर्ड होंगे 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए, दरअसल वो वैल्यू है 1 कैलोरी। यानी 1 कैलोरी एनर्जी अगर 1 ग्राम वाटर के अंदर एब्जॉर्ब हो तो ऐसी सूरत में उस वाटर का कितना टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और याद रखिए कि ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन टेम्परेचर राइज, ये कितना राइज कंसिडर किया गया है, दिस इज सपोज टू बी मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसको क्या कहा गया है, मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इस मिनिमम इंक्रीज के लिए जो अमाउंट ऑफ हीट वाटर को रिक्वायर्ड होगा, वाटर के 1 ग्राम को रिक्वायर्ड होगा, वो अमाउंट ऑफ हीट कितना है, वो अमाउंट ऑफ हीट दरअसल 1 कैलोरी है। और 1 कैलोरी को अगर जाउल्स में कन्वर्ट किया जाए कि 1 कैलोरी कितने जाउल्स के बराबर है, तो आप देखेंगे कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल्स। तो 4.18 जाउल्स पर ग्राम टू रेज इट्स टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर हो सकती है। या फिर 1 कैलोरी पर ग्राम टू रेज इट्स टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको भी हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह सकते हैं वाटर की, ठीक है। लेकिन अगर ये 1 कैलोरी पर ग्राम टू रेज इट्स टेम्परेचर 2 डिग्री या फिर इसी तरह से 1 कैलोरी पर 2 ग्राम, इस तरह से करके कोई एक्सप्रेशन दी हुई हो तो वो गलत होगी। यहां पर अक्सर पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो आपने ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर में इन चीजों को याद रखना है कि इधर ग्राम होना चाहिए यानी मैस होना चाहिए, और यहां पर आप ये हीट कैलोरीज की फॉर्म में या फिर जाउल्स की फॉर्म में ले सकते हैं। और अगर 1 कैलोरी पर ग्राम है तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर कितना राइज होना चाहिए, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो तब ये एक्सप्रेशन बिल्कुल करेक्ट होगी। अच्छा, जिस तरह से आपको अभी ये बताया गया है कि 1 ग्राम वाटर में अगर 1 कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो या 4.18 जाउल्स एब्जॉर्ब हो तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई 2 ग्राम वाटर के अंदर, ठीक है, 2 ग्राम वाटर के अंदर अगर सेम इतना ही टेम्परेचर राइज करना हो, 2 ग्राम वाटर में अगर सेम इतना ही टेम्परेचर राइज करना हो यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 1 केल्विन, जो कि हम मिनिमम इंक्रीज कंसिडर करते हैं टेम्परेचर के अंदर, इस मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए 2 ग्राम वाटर को कितनी हीट दरकार होगी। तो आप अगर इसको कैलकुलेट करें, अगर 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी है तो 2 ग्राम के लिए कितना हो जाना चाहिए, ऑब्वियसली 2 कैलोरी एनर्जी हो जानी चाहिए। तो 2 कैलोरी हीट एब्जॉर्ब होगी 2 ग्राम्स के अंदर, तब भी सेम टेम्परेचर राइज वाकई होगा। और इसी तरह से अगर 3 ग्राम्स आप वाटर के यहां पर लेते हैं तो 3 ग्राम्स वाटर में ऑब्वियसली 3 कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी टू रेज इट्स टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन। ठीक हो गया। तो आप जिस रिलेशन से, आप जिस तनासब से मैस को इंक्रीज करते जाएंगे तो उसी रिलेशन से, उसी तनासब से आपने इस हीट को भी इंक्रीज करते जाना है। आप अगर ये मैस को 2 गुना करते हैं तो हीट को 2 गुना कर देंगे, मैस को 3 गुना करते हैं हीट को भी 3 गुना कर देंगे। तो जिस रिलेशन से ये मैस इंक्रीज होगा उसी रिलेशन से आपने हीट को इंक्रीज करना है। लिहाजा अगर मैं आपसे पूछता हूं कि 1 किलोग्राम वाटर अगर किसी जगह पर मौजूद है 1 किलोग्राम वाटर, तो इस 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर सेम ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना हो तो ऐसी सूरत में कितनी हीट दरकार होगी। तो जिस तरह से 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी, 2 ग्राम के लिए 2 कैलोरीज
और 3 ग्राम के लिए 3 कैलोरीज, तो 1 किलोग्राम के लिए, किलोग्राम का मतलब है 1000 ग्राम, तो इसके लिए 1000 कैलोरीज, या फिर इसको आप 1 किलो कैलोरी कह सकते हैं, 1 किलो कैलोरी। तो 1 किलो कैलोरी एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय 1 किलोग्राम ऑफ वाटर टू रेज इट्स टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड। लिहाजा अब अगर आपसे पूछा जाता है कि भाई आप बताइए कि ये करेक्ट एक्सप्रेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्रेशन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की, या फिर ये जो इससे पहले आपको वैल्यू बताई थी 1 कैलोरी पर ग्राम, दिस वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, या बोथ ऑफ देम आर करेक्ट वैल्यूज फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। तो इस तरह से अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए, ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हों कि ये 1 कैलोरी पर ग्राम टू रेज इट्स टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड, या 1 किलो कैलोरी पर किलोग्राम टू रेज इट्स टेम्परेचर अप टू 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन, तो बताइए इन दोनों में से कौन सी वैल्यू करेक्ट है। तो बास बच्चे समझ रहे होते हैं शायद ये जो पहले वाली वैल्यू थी यही करेक्ट होगी, ऐसा नहीं है, ये दोनों ही वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट हैं। असल में दोनों के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट शो किया गया है। हाँ, अगर ये इस तरह से दिया हुआ हो किसी जगह पर कि 1 कैलोरी, लेकिन उसके साथ आगे किलोग्राम यूनिट यूज किया हुआ है इंस्टेड ऑफ ग्राम, यहां पर किलोग्राम गिवन है, और फिर ये 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसका राइज दिखाया गया है, तो ऐसी सूरत में ये इनकरेक्ट हो जाएगा। और इसी तरह से अगर हीट किलो कैलोरी में दी हुई है 1 किलो कैलोरी, लेकिन आगे जो मैथ्स दिया हुआ है वो ग्राम्स में दिया हुआ है, तो ऐसी सूरत में भी ये इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि विच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन। सो ये भी करेक्ट एक्सप्रेशन है, ये भी करेक्ट एक्सप्रेशन है, सो बोथ ऑफ देम आर करेक्ट एक्सप्रेशंस ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, बिल्कुल इसी तरह से जैसे अभी हमने ये मैथ्स के साथ इसका रिलेशन देखा है कि आप जैसे जैसे मैथ्स को इंक्रीज करते जा रहे थे तो साथ साथ आपको ये हीट भी इंक्रीज करनी पड़ी थी। लेकिन अगर हम यहां पर इस तरह से बात करें कि सेम उतना ही मैथ्स लिया जाए, दैट इज 1 ग्राम, और इसका जो टेम्परेचर है अब 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के बजाय इसका टेम्परेचर हम बढ़ाना चाहते हैं 2 डिग्री सेंटीग्रेड, तो बताइए कि अब ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज करने के लिए इस 1 ग्राम ऑफ वाटर को कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो हमने देखो अब मैथ्स को चेंज नहीं किया, मैथ्स को उतना ही रखा है, लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। तो अब देखो ये जो हीट है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करना हो तो 1 कैलोरी चाहिए थी, अगर उसी 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 2 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना हो तो ऑब्वियसली अब 2 कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी, 2 कैलोरीज। बिल्कुल इसी तरह से अगर आपसे कहा जाए कि भाई सेम उसी 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 3 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करना हो तो अब कितनी हीट चाहिए होगी, तो आप इसी तरह से उसको 3 गुना कर दीजिए। 3 डिग्री सेंटीग्रेड राइज के लिए अब ये 2 कैलोरी के बजाय 3 कैलोरीज हो जाएगी ये अमाउंट। तो इस तरह से जैसे जैसे आप ये टेम्परेचर को रेज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको हीट भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और इससे पहले वाली एग्जांपल में मैंने अभी आपको बताया कि आप जैसे जैसे मैस को इंक्रीज कर रहे थे तो उसके अकॉर्डिंगली भी आपको ये हीट इंक्रीज करनी पड़ती है। तो इसका मतलब है कि ये जो हीट है, हीट यानी एनर्जी, ये हीट एनर्जी असल में दोनों फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। कौन से दोनों फैक्टर्स? ये मैस के ऊपर भी डिपेंडेंट है, दिस इज मैस ऑफ द सब्सटेंस, और ये जो राइज इन टेम्परेचर आ रहा है उसके ऊपर भी डिपेंडेंट है, राइज इन टेम्परेचर। अगर आप मैस इंक्रीज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आपको हीट एनर्जी इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर आप ये राइज इन टेम्परेचर को रेज करते हैं तो ऐसी सूरत में भी आपको इस हीट एनर्जी को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो दिस हीट एनर्जी एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन बोथ दीज फैक्टर्स, मैस एज वेल एज राइज इन टेम्परेचर। और अगर आप ये दोनों के अंदर इंक्रीज करना चाहते हैं तो फिर आपको डुअल इंक्रीज करना पड़ेगा इस हीट एनर्जी के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं आपसे पूछता हूं कि देखिए कि 2 ग्राम आपके पास वाटर मौजूद है एंड यू वांट टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ दिस वाटर अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। आप इसका टेम्परेचर पहले से 2 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा करना चाहते हैं, तो अब बताइए कि इसमें कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। तो आपने इसको
दो दफा बढ़ाना है, यानी पहले आपने मैथ्स के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज करना है, तो मैथ्स के अकॉर्डिंग इसको इंक्रीज करें तो ये 2 कैलोरी हो जाता है, और आप फिर ये इस राइज इन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग इसको फर्दर इंक्रीज करेंगे तो इस तरह से ये 2 से 4 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर क्या होगा, 4 कैलोरी हीट इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ वाटर अप टू 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस तरह के कुछ एमसीक्यूज भी आपसे यहां से पूछे जा सकते हैं, इनके ऊपर भी आपने तवज्जो रखनी है। अच्छा, दोबारा हम वापस उसी जगह पर आते हैं, जैसे अभी हमने बात की कि 1 किलोग्राम आपके पास अगर मौजूद है वाटर का, तो उस 1 किलोग्राम का टेम्परेचर जस्ट 1 डिग्री राइज करने के लिए, जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो हमने अभी कैलकुलेट किया कि 1 किलो कैलोरी हीट इज रिक्वायर्ड, 1 किलो कैलोरी हीट इज रिक्वायर्ड। अच्छा, अगर 1 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए 1 किलो कैलोरी रिक्वायर्ड है, तो ऑब्वियसली 2 किलोग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए 2 किलो कैलोरीज चाहिए होंगी। इसी रिलेशन से आप इसको फर्दर इंक्रीज करते जाएं। अब आपसे एक सवाल पूछा जाता है, इफ द बॉडी वेट ऑफ अ पर्सन इज 100 किलोग्राम, एक शख्स है जिसका बॉडी वेट 100 किलोग्राम है, तो अगर किसी शख्स का बॉडी वेट 100 केजी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं कि उसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉडी टेम्परेचर उसका कितना है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका ये बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 38 डिग्री सेंटीग्रेड करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी। 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक राइज करने के लिए इस बॉडी में कितनी हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए एटलीस्ट कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाए। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई इसका बॉडी वेट इस बंदे का इतना है और इसका टेम्परेचर 37 से 38 बढ़ाने के लिए कितनी हीट दरकार होगी, तो आपने फौरन क्या करना है, आपने इस शख्स में मौजूद वाटर के अमाउंट को कैलकुलेट करना है। और वाटर की परसेंटेज कितनी होती है, अभी हमने डिस्कस की थी कि एक पर्सन के अंदर जो एवरेज परसेंटेज है इसकी वो कितनी होगी, वो है 70%। सिंस वाटर इज प्रेजेंट 70% ऑफ द बॉडी, तो 70% का मतलब क्या है, अगर इस शख्स का बॉडी वेट 100 किलोग्राम है तो इसका 70% अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये 70 किलोग्राम हो जाएगा। यानी हम अज्यूम करेंगे कि ये शख्स जिसका बॉडी वेट 100 किलोग्राम है उसके अंदर 70 किलोग्राम वाटर मौजूद है। अभी हमने डिस्कस किया कि दरअसल 1 किलोग्राम वाटर में 1 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब हो तो उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करता है। तो इसी तरह से आप इसको माइंड में रखते हुए आप देखिए कि ये जो शख्स है जिसका बॉडी वेट 100 किलोग्राम है, अगर इसकी बॉडी में 70 किलोग्राम वाटर मौजूद है तो कम से कम 70 किलो कैलोरी हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, तो तब जाकर इसकी बॉडी का टेम्परेचर जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर 70 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब होनी चाहिए और 70 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब होगी तो तब जाकर इसका टेम्परेचर इतना राइज करेगा जो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करेंगे। जब भी आपको किसी शख्स का यो बॉडी वेट बताकर उसमें पूछा जाए कि उसके अंदर 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, 2 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो आपने सबसे पहले तो उसकी बॉडी में मौजूद वाटर को कैलकुलेट करना है। आपने जितना भी बॉडी वेट होगा उसका आपने 70% कैलकुलेट कर लेना है और जो आपको उसका 70% मिलेगा, जैसे मिसाल के तौर पर 100 किलोग्राम था तो 70 केजी 70% बनेगा, और अगर इधर 50 किलोग्राम इसका बॉडी वेट होता तो फिर 70% उसका 35 केजी हो जाता, और अगर 35 केजी होता तो ऑब्वियसली फिर ये जो एनर्जी थी, हीट एनर्जी, वो भी फिर 35 किलो कैलोरी हो जाती। तो इस तरह से आप इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब यहां पर जरा सा इमेजिन कीजिए कि वाटर की ये जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है ना, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है कि इस शख्स में 70 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, तो कहीं जाकर उसका टेम्परेचर जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हुआ है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर इस शख्स की बॉडी में इतना वाटर ना होता बल्कि इतना आयरन भरा हुआ होता है इसके अंदर, सपोज कर रहे हैं हम कि अगर इस शख्स की बॉडी में 70% यानी 70 किलोग्राम वाटर के बजाय 70 किलोग्राम आयरन इसके अंदर अगर भरा हुआ होता, तो आप अंदाजा कीजिए कि अगर आयरन में ये 70 किलो कैलोरी एनर्जी एब्जॉर्ब होती तो उसका टेम्परेचर कितना राइज करता। क्या उसका टेम्परेचर भी जस्ट 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज करता? नहीं, ऐसा नहीं है।
आयरन में अगर इतनी हीट अब्जॉर्ब हो तो ऐसी सूरत में उसका टेम्परेचर सेवरल डिग्री राइज कर जाएगा। वो क्यों? वो इस वजह से कि आयरन की हीट कैपेसिटी बहुत कम है। आयरन में जो मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर है, दैट इज 1 डिग्री सेंटीग्रेड, उसके लिए जो अमाउंट ऑफ हीट चाहिए वो 1 कैलोरी से बहुत कम है। ठीक है, इसी तरह से जो बाकी सब्सटेंसेज हैं उनके लिए भी जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होता है फॉर मिनिमम इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर, वो अमाउंट ऑफ हीट वाटर वाले अमाउंट ऑफ हीट से बहुत कम होता है। यानी कहने का मतलब यह है कि वाटर हैज हायर हीट कैपेसिटी देन एनी अदर सब्सटेंस। देखो, इसको हम यहां पे इस तरह से देखते हैं कि वाटर दूसरे सब्सटेंसेस के मुकाबले में वो हायर हीट कैपेसिटी कैसे शो करता है। असल में होता यह है कि वाटर के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है ना, वाटर हैज रिलेटिवली अ वेरी हाई हीट कैपेसिटी देन एनी अदर सब्सटेंसेस ड्यू टू इट्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ये इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है कि वाटर की जो हीट कैपेसिटी है वो बाकी सब्सटेंसेस के मुकाबले में ज्यादा है। मिसाल के तौर पे आप देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या करती है, जब हीट एब्जॉर्ब होगी ना, जब ये हीट एब्जॉर्ब होगी किसी भी सब्सटेंस के अंदर, जब ये हीट एब्जॉर्ब होती है तो हम यहां पर ये नोट डाउन करते हैं कि इस एब्जॉर्ब्ड हीट की वजह से होता क्या है। तो अगर किसी सब्सटेंस में ये हीट एब्जॉर्ब होगी तो दिस एब्जॉर्ब्ड हीट विल परफॉर्म 2 इफेक्ट्स ऑन दैट सब्सटेंस। ठीक है, इसकी वजह से वो जो 2 इफेक्ट कॉज होने ना, वो 2 इफेक्ट कॉज क्या होंगे? नंबर वन ये है कि उस एब्जॉर्ब्ड हीट ने उसकी बॉन्डिंग का ब्रेक डाउन करना है, ब्रेक डाउन ऑफ द बॉन्डिंग। तो एक इफेक्ट तो ये एब्जॉर्ब्ड हीट ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्डिंग कॉज कर रही है। और उसके बाद दूसरा इफेक्ट क्या है? दूसरा इफेक्ट ये है कि इस एब्जॉर्ब्ड हीट की वजह से राइज इन टेम्परेचर टेक प्लेस होगा। तो ये 2 इफेक्ट्स एब्जॉर्ब्ड हीट की वजह से परफॉर्म होते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्डिंग इन द सब्सटेंस एंड सेकेंड थिंग इज द राइज इन टेम्परेचर। अब चूंकि वाटर के अंदर होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स ये बहुत ही वीक फोर्स है, ये एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स है। और आपको याद होगा हमने अभी पिछले लेक्चर के अंदर जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस की थी तो आपको बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स को इस तरह से डॉटेड लाइन के साथ शो किया जाता है। उसकी वजह यह है कि ये वीक बॉन्ड है, लिहाजा जब ये हीट एब्जॉर्ब होती है तो ज्यादातर ये हीट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में यूटिलाइज हो जाती है। चूंकि ज्यादातर हीट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ने में यूटिलाइज हो जाती है, इसलिए हीट का जो दूसरा इफेक्ट है वो बहुत कम जाहिर होता है। बिकॉज मच ऑफ द हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर इज यूटिलाइज इन द ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, therefore it does not manifest itself to raise the temperature of the water। यानी ये जो दूसरा इफेक्ट आपको मैंने पॉइंट आउट किया है ना, ये दूसरा इफेक्ट इतना ज्यादा परफॉर्म नहीं होगा क्योंकि वो ज्यादा हीट जो एब्जॉर्ब हुई थी वो ज्यादा इस काम के अंदर यूटिलाइज हो गई है, तो बहुत कम हीट उसकी टेम्परेचर राइज करने का सबब बनी है। इस वजह से वाटर बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसके टेम्परेचर के अंदर जो नेट राइज टेक प्लेस होगा वो बहुत कम होगा। और इसके मुकाबले में जो दूसरे सब्सटेंसेस होते हैं, दूसरे सब्सटेंसेस में आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर नहीं आती है, या फिर उसके अंदर दूसरे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे अभी मैंने आयरन की मिसाल दी थी कि अगर आयरन में हीट एब्जॉर्ब होगी तो आयरन के अंदर चूंकि बहुत टाइट बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, तो जितनी हीट उसके अंदर एब्जॉर्ब होती जा रही है वो हीट उसके बॉन्ड्स को तोड़ नहीं पा रही। तो वो जितनी भी हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है इनिशियली, वो सारी की सारी हीट उसके टेम्परेचर को राइज करने में इन्वॉल्व हो रही है। इस वजह से आयरन थोड़ी सी हीट एब्जॉर्ब करके बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज शो करता है, और वाटर बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके बहुत कम राइज इन टेम्परेचर शो करता है। सो इस वजह से वाटर हैज हाई हीट कैपेसिटी देन एनी अदर सब्सटेंसेस। ओके, अच्छा, वाटर का रोल क्या डिटरमिन होता है इस बुनियाद के ऊपर? अगर हम इस बेसिस के ऊपर वाटर के रोल को डिटरमाइन करें कि इस बुनियाद के ऊपर वाटर का क्या रोल डिटरमिन होता है, तो आपने देखा कि वाटर के बजाय अगर आयरन हमारी बॉडी में होता है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि अगर हमारे बॉडी में 70% वाटर के बजाय अगर आयरन भरा हुआ होता, तो ऐसी सूरत में जो हीट एब्जॉर्ब होती उससे
सेवरल डिग्री टेम्परेचर राइज हो जाता और हमारी सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाती। ठीक है, तो अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी के अंदर जो ये 70% वाटर रखा हुआ है, उसका एक बड़ा अहम रोल क्या है कि ये वाटर बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करता है, लेकिन हमारे बॉडी के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा राइज नहीं होने देता। लिहाजा वाटर का रोल क्या डिटरमिन हुआ, इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर हम कहेंगे कि वाटर एक्ट्स एज टेम्परेचर स्टेबलाइजर इन लिविंग बॉडीज एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम द थर्मल शॉक। लिविंग बॉडीज के अंदर वाटर की प्रेजेंस की वजह से टेम्परेचर स्टेबलाइज हो रहा है, क्योंकि वाटर बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करके बहुत कम टेम्परेचर राइज का सबब बन रहा है, और इसी वजह से लिविंग बॉडीज को ये थर्मल शॉक से प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाटर का रोल आपने सजेस्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। अच्छा, अब देखो ये जो हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर है, ये जो एक्वेटिक लाइफ है ना, उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि देखो एक्वेटिक लाइफ ये टेरेस्ट्रियल लाइफ के मुकाबले में ज्यादा सूटेबल समझी जाती है। क्यों? क्योंकि एक्वेटिक लाइफ के अंदर जो मीडियम है वो सारा वाटर पर मुश्तमिल है, लिहाजा यहां पर जितनी भी सनलाइट एब्जॉर्ब हो रही होती है तो वाटर उस लाइट को एब्जॉर्ब करके टेम्परेचर में बहुत कम राइज शो करता है। यानी आपको किसी इक्वेटिक इकोसिस्टम के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर वेरिएशन नजर नहीं आएगी। आपको किसी इक्वेटिक इकोसिस्टम में जो ऊपर वाली लेयर होती है उसमें तो थोड़ा सा टेम्परेचर में अप या डाउन नजर आएगा, लेकिन थोड़ा सा नीचे डेप्थ में चले जाएं, आप चंद इंच नीचे चले जाएं अगर उस एक्वेटिक वाटर बॉडी में, तो आपको ऑलमोस्ट एक ही जैसा टेम्परेचर मिलेगा। और ये ऐसा क्यों है? बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। और इसी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है वो वाटर की इस प्रॉपर्टी को बहुत ज्यादा लाइक करती हैं। जैसे आपको ये फिश ये कहती हुई नजर आ रही है कि आई लव स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि उसकी लाइफ बहुत आसान हो गई है वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से। अच्छा, इसी तरह से आप देखिए कि एक और प्रॉपर्टी वाटर की है स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हो कि अमाउंट ऑफ हीट अगेन इन द फॉर्म ऑफ नंबर ऑफ कैलोरीज, या आप इसको जाउल्स में भी ले सकते हैं, रिक्वायर्ड बाय पर यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस। यहां पर आपने ख्याल रखना है कि यहां पर लिक्विड सब्सटेंस की बात हो रही है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हमने किसी भी सब्सटेंस की बात की थी, वो लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, और वो कोई सॉलिड भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन की हम बात करेंगे वो लिक्विड सब्सटेंसेस के हवाले से करेंगे कि कोई भी लिक्विड सब्सटेंस का अगर कोई यूनिट मास आपके पास मौजूद है, अगेन यूनिट मास का मतलब क्या होगा? यूनिट मास में बी 1 ग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस, या इट मे बी 1 किलोग्राम ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरह से ये यूनिट मास ऑफ द सब्सटेंस, उसके अंदर कितनी हीट एब्जॉर्ब हो कि उस यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस में वेपराइजेशन हो जाए, वो पूरे का पूरा वो जो यूनिट मास ऑफ दैट सब्सटेंस है वो वेपराइज हो जाए, क्योंकि वो पहले लिक्विड स्टेट में और वो लिक्विड से गैसेस फॉर्म में चला जाए, यानी यहां पर फेज चेंज हो जाए। हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में बात की थी कि उसमें फेज चेंज होने से पहले जितना अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब होता है उसके मिनिमम इंक्रीज इन टेम्परेचर के लिए, उसको हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कह रहे थे। लेकिन यहां पर स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन का कांसेप्ट क्या है कि दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड बाय पर यूनिट मास ऑफ अ लिक्विड सब्सटेंस टू बी वेपराइज। और वाटर की ये स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ कैलोरीज एब्जॉर्ब्ड पर ग्राम वेपराइज। यानी वाटर का 1 ग्राम वेपराइज करने के लिए जितनी कैलोरीज दरकार होंगी, जितनी कैलोरीज रिक्वायर्ड होंगी, उन कैलोरीज के अमाउंट को, उस हीट के अमाउंट को दरअसल स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन कहा जाएगा। तो ये कितनी कैलोरीज हैं, इसको हम कैलकुलेट अगर करें तो ये अमाउंट हमारे सामने आएगा 574 कैलोरीज पर ग्राम। यानी वाटर का 1 ग्राम अगर 574 कैलोरीज हीट एब्जॉर्ब कर ले तो ये वेपराइज हो जाएगा। ये फिर लिक्विड स्टेट में नहीं रहेगा बल्कि ये गैस स्टेट में चला जाएगा। जिस तरह से आपको यहां पे दिखाया 1 ग्राम वाटर को वेपराइज करने के लिए 574 कैलोरीज रिक्वायर्ड है, तो बिल्कुल इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कि 2 ग्राम वाटर को अगर वेपराइज करना हो तो अब कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो आप इसको 574 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 574
कैलोरीज को, और इस तरह से आपके पास इसका अमाउंट आ जाएगा। और अगर इसी तरह से आपसे कहा जाता है कि 3 ग्राम आपके पास अगर वाटर मौजूद है और इसको वेपराइज करना है तो इसके लिए कितनी हीट चाहिए होगी, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरह से आपके पास ये अमाउंट आ जाएगा। बस आपने जितने ग्राम्स वाटर का मैस इंक्रीज करना है उतने टाइम्स आपने ये कैलोरीज को, हीट को भी इंक्रीज करते जाना है। यानी जैसे 574 कैलोरीज पर ग्राम है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 1 किलोग्राम वाटर में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, तो अब आप देखिए 1 किलोग्राम वाटर में अगर 574 किलो कैलोरी हीट एब्जॉर्ब हो तो ये किलोग्राम वाटर वेपोराइज हो सकता है। अच्छा, अब आपके सामने ये जो 2 एक्सप्रेशंस मौजूद हैं, इन दोनों एक्सप्रेशन में से आपसे अगर पूछा जाता है कि विच वन इज करेक्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, 574 कैलोरीज पर ग्राम या 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, तो विच वन इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आपने याद रखना है कि ये दोनों ही दरअसल बिल्कुल करेक्ट एक्सप्रेशंस हैं, क्योंकि दोनों एक्सप्रेशंस के अंदर एक ही कॉन्सेप्ट शो किया गया है, इस वजह से ये दोनों ही वैल्यूज बिल्कुल करेक्ट हैं। हाँ, अगर ये इस तरह से आपके पास ऑप्शन होता कि 574 कैलोरीज, लेकिन जो मैथ था वो किलोग्राम के अंदर गिवन होता, तो ये फिर रॉन्ग एक्सप्रेशन हो जाती। बिल्कुल इसी तरह से अगर ये 574 किलो कैलोरी हीट दिखाई गई होती लेकिन मैस ग्राम्स के अंदर गिवन होता, तो ऐसी सूरत में भी ये गलत एक्सप्रेशन हो जाती। इन दोनों को आप रिजेक्ट कर देंगे, तो सही एक्सप्रेशन क्या होगी? सही एक्सप्रेशन स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन की 574 कैलोरीज पर ग्राम या 574 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम ऑफ वाटर है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन का एक इफेक्ट हमारे सामने इस तरह से आता है कि आप सपोज कीजिए कि अगर किसी कंटेनर के अंदर, किसी बीकर के अंदर आपके पास अगर 1000 ml वाटर मौजूद है, 1000 ml वाटर, और इस 1000 ml यानी 1 लीटर वाटर में से जस्ट 2 ml वाटर अगर वेपोराइज हो जाए, एवोपरेट कर जाए, तो इन 2 ml वाटर्स की एवोपरेशन से रिमेनिंग 998 ml वाटर जो इस कंटेनर में अब मौजूद है, उस 998 ml वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इस 998 ml वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड लेस हो गया। वो कैसे? वो इस वजह से कि जो 2 ml वाटर यहां से निकल कर गए हैं, वो 2 ml वाटर अपने साथ हीट को भी ले गए, तो वो इस तरह से जो मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब कर चुके थे वो निकल गए यहां से, वो वेपराइज हो गए, तो जो रिमेनिंग वाटर है उसका टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। यानी इसको आप इस तरह से समझिए कि इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और जैसे जैसे इसके अंदर हीट एब्जॉर्ब हो रही है तो उसकी वजह से इसका टेम्परेचर राइज करने लगा है, लेकिन ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर इसमें एवोपरेशन शुरू हो गई है बिकॉज ऑफ दिस स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन इफेक्ट। तो जब ये एवोपरेशन यहां पे शुरू हुई तो इस एवोपरेशन की वजह से जो टेम्परेचर ऊपर गया था वो दोबारा नीचे आ जाएगा। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज डिक्रीज ड्यू टू दिस लॉस ऑफ जस्ट 2 ml वाटर। लेकिन अब अगर आप इस बीकर के नीचे कोई बर्नर ऑन कर दें, कोई चूल्हा रख दें इसके नीचे, और मुसलसल इसको हीट मिलना शुरू हो जाए, तो ऐसी सूरत में आप देखिए जब इसको बहुत ज्यादा हीट मिलना शुरू हो जाएगी तो ऐसी सूरत में इसका टेम्परेचर फिर मुसलसल बढ़ना शुरू हो जाएगा। बेशक उसके साथ साथ ये एवोपरेशन भी जारी है, लेकिन चूंकि मुसलसल हीट मिली जा रही है तो फिर ऐसा कूलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट इसको दी जा रही है तो उस मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट की एब्जॉर्प्शन से जो एवोपरेशन परफॉर्म होगी, दैट एवोपरेशन causes a cooling effect in the remaining water। तो वाटर की इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो इफेक्ट आपने देखा है ना कि वाटर जब इस तरह से मॉडरेट अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब करता है और उसमें एवोपरेशन परफॉर्म होती है, और उस एवोपरेशन के रिजल्ट में जो रिमेनिंग वाटर होता है सिस्टम का, उसके अंदर कूलिंग इफेक्ट डेवलप होता है। तो इस बुनियाद पर हम इस स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन की बेसिस के ऊपर वाटर का रोल क्या डिटरमिन करेंगे, इसकी बुनियाद पर हम वाटर का रोल ये डिटरमिन करेंगे कि वाटर एक्ट एज अ कूलिंग एजेंट इन लिविंग बॉडीज एंड प्रिवेंट्स फ्रॉम थर्मल शॉक। हमने अभी जो पिछली प्रॉपर्टी डिस्कस की थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, उस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर की बुनियाद के ऊपर भी हमने यही बात गेस की थी कि वाटर
थर्मल शॉक से एक लिविंग बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहा है, थर्मल शॉक से ये प्रिवेंट कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह से स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन की बेसिस के ऊपर भी वाटर लिविंग बॉडीज को थर्मल शॉक से प्रोटेक्ट कर रहा है। तो अगर आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी enables the water to prevent the organisms from thermal shock, तो उसमें आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी याद रखना है और ये जो स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन है इस प्रॉपर्टी को भी याद रखना है। इन दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से वाटर एक्चुअली प्रिवेंट्स द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम थर्मल शॉक। इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर जो स्पेसिफिक रोल होगा वो ये होगा कि वाटर एक्ट एज अ कूलिंग एजेंट, और जबकि हीट कैपेसिटी की बुनियाद के ऊपर स्पेसिफिक रोल आपको क्या बताया था कि वाटर एक्ट एज अ टेम्परेचर स्टेबलाइजर। तो इस तरह से आपने वाटर का ये रोल इन प्रॉपर्टीज की बेसिस के ऊपर याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन कैन बी डिफाइंड एज the reduction of the contact area between water and the hydrophobic substances which are placed in the water। यानी आपके पास एक वाटरी मीडियम है, जैसे ये एक वाटरी मीडियम दिखाया है, और इस वाटरी मीडियम के अंदर हमने कोई ऑयल इमर्स कर दिया है, ऑयल उस वाटरी मीडियम के अंदर डाल दिया है, और उसके बाद आप उस वाटरी मीडियम में ऑयल डालने के बाद उसको अच्छी तरह से विगोरसली आप उसको शेक कर दें। अगर आप उसको अच्छी तरह से हिला देंगे तो आप देखेंगे कि वो जो ऑयल आपने उस वाटरी मीडियम के अंदर डाला था वो इस तरह से छोटे छोटे से ऑयल ड्रॉपलेट्स बनकर वो बिखर जाएगा, पूरे उस मीडियम के अंदर डिस्पर्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप उस सिस्टम को स्टैटिक कर दें, आप उस वाटरी मीडियम को एक जगह पर स्टिल कर दें, तो आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो ऑयल के ड्रॉपलेट्स थे वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करना शुरू कर देंगे, एक दूसरे के साथ मर्ज होना शुरू हो जाएंगे, और उनके फ्यूजन से, मर्जिंग से एक बड़ा ऑयल ग्लोब्यूल वजूद में आना शुरू हो जाएगा। और वो जो बड़ा ऑयल ग्लोब्यूल है वो आहिस्ता आहिस्ता तैरता तैरता वो वाटर की सरफेस के ऊपर आ जाएगा, और उस ऑयल का कुछ हिस्सा जो है वो वाटर के साथ कांटेक्ट में होगा, सिर्फ निचला हिस्सा, और मैक्सिमम पोर्शन वो वाटर की सरफेस से बाहर एक्सपोज कर लेगा। तो इस तरह से आपने देखा कि जब वो ऑयल छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में था इस वाटरी मीडियम के अंदर, तो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में उस ऑयल का बहुत ज्यादा कांटेक्ट एरिया वाटर के साथ स्टैब्लिश हो रहा था। वाटर ने उन छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के साथ बहुत ज्यादा कांटेक्ट एरिया शो किया हुआ था। लेकिन ग्रेजुअली आपने देखा कि वाटर की ये प्रॉपर्टी है कि वाटर किसी भी इस तरह के हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को वो इस तरह अपने अंदर ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। वो क्या करता है कि उन हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करता जाता है। तो अब आप देखेंगे जैसे जैसे ये डिफरेंट ड्रॉपलेट्स आपस में ज्वाइन करते जाएंगे तो ओवरऑल जो एक्सपोज्ड एरिया, ओवरऑल जो कॉन्टेक्ट एरिया वाटर और इस हाइड्रोफोबिक कंपाउंड के दरमियान होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। और मैंने आपको बताया कि जब ये ड्रॉपलेट्स सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो ये इस तरह से तैरते हुए वाटर की सरफेस पर आ जाएंगे, और वाटर की सरफेस पर आने के बाद सिर्फ इनकी जो लोअर सरफेस होगी वो वाटर के साथ इन कांटेक्ट होगी, और बाकी पोर्शन इनका ऊपर एक्सपोज हो जाएगा एयर के अंदर। इस तरह से आप देखें कि वाटर में मौजूद ये हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस, इनके साथ वाटर का ये जो कॉन्टेक्ट एरिया है ये ग्रेजुअली जो रिड्यूस हो रहा है, दिस रिडक्शन of the contact area between the water and the hydrophobic substances which are placed in water is called hydrophobic exclusion। तो ये जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, इसका बेनिफिट क्या है? देखिए इसका बेनिफिट ये है कि आपको पता है कि हमारे सेल के अंदर कंपार्टमेंटलाइजेशन पाई जाती है इन द फॉर्म ऑफ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। तो वो जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से स्टैब्लिश होते हैं? असल में वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से स्टैब्लिश होते हैं। यानी ये जो प्रॉपर्टी है वाटर को इनेबल कर रही है टू डेवलप मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स। यानी बेसिकली हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द इंटेग्रिटी ऑफ द लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन। क्योंकि ये जो लिपिड बायलेयर मेम्ब्रेन है इट इज मेड अप ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स, और ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आप देखते हैं कि उनकी टेल्स जो हाइड्रोफोबिक होती हैं ये एक दूसरे को फेस कर रही हैं, ये वाटर से अपना मुंह मोड़ लेती हैं और एक दूसरे के आमने सामने आ जाती हैं ये हाइड्रोफोबिक टेल्स। और जबकि जो हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं फॉस्फोलिपिड्स के वो सरफेस के ऊपर ऑक्यूपाई कर जाते हैं। तो इस तरह से ये लिपिड बायलेयर वजूद में आती है बिकॉज ऑफ दिस हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी।
ना सिर्फ ये इस तरह लिपिड बायलेयर वजूद में आती है और कंपार्टमेंट्स बनते हैं सेल के अंदर, डिफरेंट सेल ऑर्गेनल स्टैब्लिश होते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपने ये दो मजीद टर्म्स भी पढ़ी होंगी मुख्तलिफ चैप्टर्स के अंदर। लिपोसोम का आपने नाम सुना होगा, जैसे आपको याद होगा बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर के अंदर आपको बताया गया था कि जो सिस्टिक फिब्रोसिस के पेशेंट्स होते हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस के पेशेंट्स को कुछ लिपोसोम्स जो कि जीन से कोट किए हुए होते हैं, उनको नॉस्ट्रल्स के थ्रू उनके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में उसका स्प्रे कर दिया जाता है और वो लिपोसोम्स जो जीन कोटेड लिपोसोम्स होते हैं वो फिर रेस्पिरेटरी एपिथेलियम से डिफ्यूज करके रेस्पिरेटरी सेल्स के अंदर चले जाते हैं और वहां पर वो उस जीन को डिलीवर करते हैं और इस तरह से फिर वो जो सिस्टिक फिब्रोसिस के पेशेंट हैं उनके अंदर वो जीन इंसर्ट किया जाता है, यानी जीन थेरापी की एक अटेम्प्ट के लिए इन लिपोसोम्स को यूज किया जाता है। तो ये जो लिपोसोम्स होते हैं ये क्या होते हैं? लिपोसोम्स भी इस तरह से स्फेरिकल सैक होता है जिसमें ये फॉस्फोलिपिड की बायोलेयर बनी हुई होती है और आप देख रहे हैं कि इस स्फेरिकल सैक का जो अंदरूनी हिस्सा है उसके अंदर कोई चीज मौजूद हो सकती है या फिर ये अंदर से हॉलो भी हो सकती है इसकी कैविटी, और इसकी आप देखें आउटर सरफेस वो भी आपको हाइड्रोफिलिक नजर आ रही है। तो इस वजह से ये जो लिपोसोम है ये किसी एक्वस मीडियम के अंदर आसानी से स्टे कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने माइसील का नाम भी सुना होगा। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन होती है तो वो माइसील के थ्रू होगी। वो किस तरह से कि दरअसल माइसील जो होते हैं ना ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से स्टैब्लिश होते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आप देख रहे हैं कि किसी भी लिपिड प्रोडक्ट के गिर्द इस तरह जमा हो जाते हैं कि फॉस्फोलिपिड्स की टेल्स जो कि हाइड्रोफोबिक हैं कि वो टेल्स उस मटेरियल को कांटेक्ट कर लेती हैं, उस मटेरियल के गिर्द जमा हो जाती हैं, जबकि फॉस्फोलिपिड्स के हेड्स वो बाहर की सरफेस के ऊपर ऑक्यूपाई कर जाते हैं और इस तरह से जो स्ट्रक्चर वजूद में आता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं माइसील। तो इस तरह माइसील की फॉर्म में लिपिड्स की जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। अब देखिए एक और प्रॉपर्टी है वाटर की, लो डेंसिटी ऑफ आइस। आइस भी दरअसल वाटर की ही एक फॉर्म है। वाटर जब लो टेम्परेचर पर फ्रीज हो जाएगा तो तब वो आइस बन जाएगा और इन द फॉर्म ऑफ आइस वाटर के ऊपर ये आइस फ्लोट करती है। जब ये वाटर आइस में कन्वर्ट हो जाएगा तो लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर में जब आप इसको इंसर्ट करेंगे तो ये आइस की फॉर्म में जो वाटर होगा वो उस लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। उसकी वजह क्या है, क्यों फ्लोट करता है? This is because ice is less dense than water. वाटर की डेंसिटी यानी लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी और इन द फॉर्म ऑफ आइस इस वाटर की डेंसिटी कम हो जाती है। ये कैसे हो जाता है? ये डेंसिटी किस तरह से कम हो जाती है? दरअसल जब ये आइस में कन्वर्ट होता है, जब ये फ्रीज होता है वाटर, तो उस वक्त इसके अंदर एक जाइंट स्ट्रक्चर वजूद में आता है और ये जाइंट स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं और इन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से ये जो आइस है इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल एक लैटिस लाइक स्ट्रक्चर शो करते हैं। लैटिस का मतलब क्या होता है? लैटिस दरअसल एक खास ज्योमेट्रिक शेप है, स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप है। तो ये स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप किस तरह की होती है? ये दरअसल इस तरह से कि देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज वन वाटर मॉलिक्यूल, इसका एक हाइड्रोजन इस साइड पर, एक हाइड्रोजन इस साइड पर, और इसी तरह से आपको एक और वाटर मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, इसका एक हाइड्रोजन इसने इसके साथ ये बॉन्ड बनाया हुआ है और इसी तरह से इसका जो दूसरा हाइड्रोजन होगा वो यहां पर इस जगह पर किसी के साथ वो बॉन्ड बना रहा होगा। फिर आप देखिए ये एक और वाटर मॉलिक्यूल, इसका एक हाइड्रोजन ये रहा और इसका दूसरा हाइड्रोजन कहीं और बॉन्ड बना रहा है और ये वाटर मॉलिक्यूल इसका एक हाइड्रोजन ये एक ये और इस हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना लिया है और इस हाइड्रोजन इसके साथ। इस तरह से आप देखिए कि ये वेरियस वाटर मॉलिक्यूल एक कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिक पैटर्न इज कॉल्ड लैटिस, इसको लैटिस कहा जाता है। तो ये इस तरह का लैटिस लाइक स्ट्रक्चर बनता है और इस लैटिस लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से दरमियान में आपको नजर आ रहा है कि हॉलो स्पेसेस क्रिएट हो गई हैं। तो इन हॉलो स्पेसेस के क्रिएट होने की वजह से दरअसल इसकी डेंसिटी कम हो गई है। तो आपने देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है पहले डेंसिटी इंक्रीज होती है क्योंकि वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर आपको मिलेगी। मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कैन बी ऑब्जर्व्ड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम डेंसिटी। लेकिन अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड से मजीद टेम्परेचर कम होगा तो ऐसी सूरत में जब ये लैटिस लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू होगा
और मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स स्टैब्लिश हो जाएंगे, तो ऐसी सूरत में दरमियान में यूं गैप्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो इसकी डेंसिटी कम होना शुरू हो जाएगी। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये आइस बन जाता है वाटर, तो उस वक्त इसमें ये मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जो लैटिस लाइक स्ट्रक्चर बना है, जिसकी वजह से इसकी डेंसिटी कम हो गई है, तो इस तरह अब ये आइस की फॉर्म में वाटर लिक्विड स्टेट ऑफ वाटर के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर देगा। ये जो लो डेंसिटी ऑफ आइस की हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की है, इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर वाटर का लिविंग बॉडी के लिए क्या रोल है, वाटर लिविंग बॉडी के लिए किस तरह अहम हो गया बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। तो दरअसल हम इस प्रॉपर्टी की बुनियाद पर जो वाटर का रोल सजेस्ट करेंगे, वो रोल ये होगा कि इन फ्रीजिंग वेदर ice forms on the surface of the pond and lakes, forming an insulating layer above the water. Hence it supports the life underwater in such environment. जैसे आपने देखा होगा कि बहुत कोल्ड एरियाज जहां पर कोई एक्वेटिक इकोसिस्टम मौजूद है, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, तो उसकी ऊपरी सतह जो होगी वो फ्रीज हो जाएगी लो टेम्परेचर की वजह से, और ऊपर जो आइस की एक लेयर फॉर्म होती है वो एक इंसुलेशन का काम करती है। बाहर जो बहुत टेम्परेचर लो हो चुका था, उस लो टेम्परेचर का इफेक्ट अंडर वाटर नहीं हो पाएगा। सिर्फ ऊपर की सतह चूंकि उसकी फ्रीज हुई है, जबकि नीचे की जो सतह है वो अभी फ्रीज नहीं हुई, और वहां पर जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहेगा। लिहाजा जो अंडर वाटर लाइफ होगी वो आसानी से वहां पर सरवाइव करती रहेगी, उसको बाहर का जो लो टेम्परेचर है वो अफेक्ट नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये जो ऊपर एक आइस की लेयर फॉर्म हुई है, इसने एक इंसुलेशन का काम किया। तो इस तरह से आप देखें कि वाटर की ये प्रॉपर्टी वाटर को एक इंसुलेटिंग रोल प्रोवाइड कर रही थी। इस तरह से आपने इस प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर भी वाटर का रोल आइडेंटिफाई किया फॉर द लिविंग बीइंग्स। नाउ अनदर प्रॉपर्टी इज आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन का मतलब है डिसोसिएशन इनटू आयंस, यानी देखिए वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रॉपर्टी पाई जाती है। वाटर मॉलिक्यूल जिसका फार्मूला H2O है, वाटर जब आयनाइज होगा तो आयनाइजेशन के रिजल्ट में वाटर में से दो किस्म के आयंस लिबरेट होंगे, एक हाइड्रोक्साइल आयंस जिनको OH नेगेटिव आयंस कहा जाता है, और H पॉजिटिव आयंस यानी हाइड्रोजन आयंस इसमें से फॉर्म होंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल के स्प्लिट करने से ये हाइड्रोक्साइल आयंस और हाइड्रोजन आयंस इक्वल प्रोपोर्शन के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि when 10 water molecules are ionized, what will be the ratio between hydroxyl ions and हाइड्रोजन आयन, तो 1:1 आपने याद रखना है। ये इस तरह का MCQ पहले भी पूछा जा चुका है, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर 10 वाटर मॉलिक्यूल आयनाइज होते हैं तब भी है, अगर कहा जाए 100 वाटर मॉलिक्यूल तब भी यही आंसर। जितने मर्जी वाटर मॉलिक्यूल आपको कहा जाए कि अगर वो आयनाइज होते हैं तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयंस के दरमियान क्या रेशो डेवलप होगा, तो आपने याद रखना है कि 1:1। अगर किसी भी मीडियम के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयन का प्रोपोर्शन सेम है, तो इसका मतलब ये होगा कि वो मीडियम बिल्कुल प्योर वाटर पर मुश्तमिल है, क्योंकि प्योर वाटर उसमें मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स जब आयनाइज होते हैं तो इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ हाइड्रोक्साइल आयंस और हाइड्रोजन आयंस लिबरेट होंगे। लेकिन जब वाटर के साथ कोई और चीज भी इसमें एडेड होती है, कोई एसिडिक या कोई बेसिक कंपाउंड, तो ऐसी सूरत में हाइड्रोक्साइल आयंस या हाइड्रोजन आयंस का प्रोपोर्शन एग्जैक्टली 1:1 नहीं रहता, तो उसमें आपको इनका नंबर डिफरेंट नजर आएगा। तो अगर हम प्योर वाटर की बात करें, इन प्योर वाटर आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइल आयंस की कंसंट्रेशन है प्योर वाटर के अंदर एट रूम टेम्परेचर, वो कितनी कंसंट्रेशन होगी, वो दरअसल इसकी कंसंट्रेशन होगी 10⁻⁷ मोल पर लीटर। हाइड्रोक्साइल आयंस की कंसंट्रेशन भी यही होगी और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन भी यही होगी। और रूम टेम्परेचर कितने टेम्परेचर को कहते हैं? रूम टेम्परेचर दरअसल 25 डिग्री सेंटीग्रेड को कहा जाता है। अक्सर सवाल पूछा जाता है, हम जब क्लास फिजिकली कंडक्ट कर रहे होते हैं तो बच्चों से ये सवाल पूछते हैं कि बताइए कि मरी के अंदर दिसंबर के महीने में रूम टेम्परेचर क्या होगा। तो रूम टेम्परेचर की टर्म जब यूज की जाती है साइंटिफिकली,
तो याद रखिए कि उसमें फिर आपने ये सीजन के साथ उसको रिलेट नहीं करना, ना ही आपने किसी पर्टिकुलर एरिया के साथ उसको रिलेट करना है। रूम टेम्परेचर का हमेशा मतलब होगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि दिसंबर के महीने में मई के अंदर रूम टेम्परेचर, तो कोई बच्चा कह रहा होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कोई कह रहा होता है -5, तो कोई -10, तो आपने इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर टर्म जब भी यूज की जाए उसका मतलब क्या होगा, एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर हाइड्रोक्साइल आयंस और हाइड्रोजन आयंस इक्वल प्रोपोर्शन में मौजूद होंगे प्योर वाटर के अंदर, और इनकी कंसंट्रेशन क्या होगी, किसी एक आयन की कंसंट्रेशन में आपको ये बता रहा हूं 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। देखो, एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर ये दोनों आयंस इक्वल कंसंट्रेशन में मौजूद होते हैं ना, उस मीडियम को क्या कहा जाता है, उस मीडियम को न्यूट्रल कहा जाता है। दैट मीडियम इज नोन एज न्यूट्रल मीडियम। और उसकी पीएच कितनी होती है, उसकी पीएच दरअसल 7 होती है। तो ये 7 पीएच वाला जो मीडियम होगा उसके अंदर आपको हाइड्रोक्साइल आयंस की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर मिलेगी, और इसी तरह से हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन भी 10⁻⁻7 मोल पर लीटर मिलेगी। आपने सिंपली बीइंग द स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी 2-3 चीजें यहां पर जरूर याद रखनी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स बायोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री में ये चीजें आप ज्यादा डिटेल से पढ़ते हैं और वहां पर इनके मुतालिक क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। आपने यहां पर ये याद रखना है कि एक ऐसा मीडियम जिसमें pH 7 है, तो उसकी हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइल आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, और वो है ये 10⁻⁻7 मोल पर लीटर, और इसकी भी है। और अगर कहा जाए कि 7 से जैसे जैसे pH ऊपर जाएगी तो मीडियम न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा या अल्कलाइन होगा, तो इस तरफ ये अल्कलाइनिटी बढ़ रही है, बेसिसिटी बढ़ रही है। और अगर मीडियम की pH 7 से नीचे जा रही है तो ऐसी सूरत में उसकी एसिडिटी इंक्रीज हो रही है। ये कॉन्सेप्ट्स आपने कुछ याद रखने। अच्छा, ये जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की है आयनाइजेशन ऑफ वाटर, तो इस प्रॉपर्टी की बेसिस के ऊपर वाटर का क्या रोल है, तो बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि वाटर प्रोवाइड्स हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्साइल आयंस फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं उनके लिए ये हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइल आयंस प्रोवाइड कर रहा है। वाटर का ये रोल डिटरमिन होगा बेस्ड अपॉन दिस प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेशन। उसके बाद आखिरी एक प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्शन। वाटर एक प्रोटेक्टिव एजेंट भी, उसके अंदर प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। वाटर कभी तो ये एज लुब्रिकेंट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज, किसी किस्म की रगड़ की वजह से जो डैमेज आने का अंदेशा होता है किसी लिविंग बॉडी को, तो उस डैमेज को ये प्रिवेंट करता है। तो इट प्रोटेक्ट्स द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एब्रेसिव डैमेज एज अ लुब्रिकेंट, ये इसका रोल है। और इसी तरह से दूसरा इसका जो प्रोटेक्टिव रोल होगा वो एज शॉक एब्जॉर्बर, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द मैकेनिकल शॉक्स, मैकेनिकल इंजरीज से ये प्रोटेक्ट करता है। मिसाल के तौर पर आप देखिए कि ये जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड विच इज प्रेजेंट अराउंड द ब्रेन, और ना सिर्फ ब्रेन के अराउंड बल्कि विद इन द ब्रेन भी ये प्रेजेंट है, और इवन स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेंट्रल कैनाल में भी और उसके गिर्द भी ये मौजूद है। तो ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, इसका यहां पर क्या रोल है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या ये लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है या शॉक एब्जॉर्बर के तौर पर या दोनों के तौर पर, इस तरह के क्वेश्चंस यहां से हो सकते हैं। तो आपने याद रखना है कि ये बेसिकली एक शॉक एब्जॉर्बर है, यानी किसी किस्म का कोई मैकेनिकल शॉक इस ब्रेन को ना पहुंच पाए, इस वजह से ये फ्लूइड यहां पर मौजूद है। और ये एक फ्लूइड मैट्रिक्स यानी एक कुशन का काम कर रहा है, ताकि हम जो कभी गुस्से में आके दीवार में सर दे मारते हैं तो कहीं हमारे ब्रेन को डैमेज ना हो जाए। तो इस वजह से ये दरअसल एक कुशन यहाँ पे मौजूद है और इससे इसको किसी किस्म की मैकेनिकल इंजरी फेस नहीं करनी पड़ती। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का रोल एज लुब्रिकेंट नहीं है, क्योंकि यहां पर कोई ब्रेन मूव तो नहीं कर रहा ना स्कल के अंदर, ब्रेन तो एक जगह पर मौजूद है, बस उसके अंदर कोई मूवमेंट तो हो नहीं रही, इस वजह से इसका रोल एज लुब्रिकेंट नहीं एज शॉक एब्जॉर्बर है। उसके बाद फिर देखिए एक और एग्जांपल, आपने देखा होगा कि हार्ट के गिर्द भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। हार्ट इज इनक्लोज इन अ मेम्ब्रेनस सैक कॉल्ड पेरिकार्डियल सैक, और इस पेरिकार्डियल सैक या जिसको पेरिकार्डियम भी कहते हैं, उसके अंदर एक फ्लूइड है हार्ट के गिर्द जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। सो दिस पेरिकार्डियल फ्लूइड, इसका रोल क्या होगा, इट एक्ट एज अ लुब्रिकेंट और शॉक एब्जॉर्बर और बोथ। तो ये बेसिकली एक लुब्रिकेंट है। वो क्यों,
वो इस वजह से कि हार्ट ने मुसलसल बीटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, और इस बीटिंग एक्टिविटी परफॉर्म करते हुए कहीं ये इसके ऊपर मौजूद पेरिकार्डियल सैक उसको किसी किस्म का कोई एब्रेसिव डैमेज ना पहुंचा पाए, तो इस वजह से लुब्रिकेशन की यहाँ पे सख्त ज़रूरत है। तो उस लुब्रिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए पेरिकार्डियल फ्लूइड यहाँ मौजूद है, तो इसका रोल क्या होगा? एज लुब्रिकेंट। फिर इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड जो डेवलपिंग यंग वन के गिर्द मौजूद है विद इन द मदर बॉडी इन द यूट्रस, तो ये एमनियोटिक फ्लूइड इस डेवलपिंग यंग वन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। किस चीज से प्रोटेक्ट करता है? फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, यानी मदर अपनी डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं उनको परफॉर्म करते हुए जब वो चलती फिरती है, उठती बैठती है, तो ऐसी सूरत में इस डेवलपिंग यंग वन को किसी किस्म का डैमेज ना पहुंच पाए, तो इस वजह से ये एमनियोटिक फ्लूइड इसके गिर्द मौजूद है। तो यहां पर एमनियोटिक फ्लूइड का रोल क्या होगा? एज लुब्रिकेंट या शॉक एब्जॉर्बर या बोथ। तो यहां पर किसी हद तक बोथ हम यहां पर पिक कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये एमनियोटिक सैक के अंदर जो डेवलपिंग यंग वन है ये मुसलसल मूव भी कर रहा होता है, तो इसको किसी किस्म का कोई एब्रेसिव डैमेज ना पहुंचे, ये जो इसका एमनियोटिक सैक है वो उसके स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई रप्चर ना क्रिएट करें, तो इस तरह से इसको लुब्रिकेशन भी चाहिए होती है, क्योंकि ये जो डेवलपिंग यंग वन है इसने मूवमेंट भी करनी होती है, और इसके साथ साथ इसको शॉक एब्जॉर्बेंस भी रिक्वायर्ड होती है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो रोल है वो दोनों के तौर पर होगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप देखिए कि लंग्स के गिर्द भी एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है बिटवीन द टू प्लूरल मेम्ब्रेन्स, एंड दिस फ्लूइड इज नोन एज प्लूरल फ्लूइड। और ये जो प्लूरल फ्लूइड है इसका रोल आप अगर गैस करें कि इसका रोल क्या है, एज लुब्रिकेंट या शॉक एब्जॉर्बर, तो ये बेसिकली एक लुब्रिकेंट है, क्योंकि लंग्स ने कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होता है, और ये रिब केज के अंदर, थोरेसिक कैविटी के अंदर किसी किस्म का कोई एब्रेसिव डैमेज इसको ना पहुंचे लंग की सरफेस को, तो इस वजह से ये एक फ्लूइड इसके गिर्द मौजूद है, जिसकी वजह से ये लुब्रिकेशन इसको मिल रही है और ये आसानी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे हैं लंग्स, तो इस तरह से इसका रोल भी एज लुब्रिकेंट होगा। बिल्कुल इसी तरह से बॉडी के और भी फ्लूइड्स के मुतालिक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लेकिन एक बात यहां पर याद रहे कि बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स हैं, ठीक है, ये सारे एक्वस फ्लूइड्स हैं, लिक्विड फ्लूइड्स हैं, वाटरी फ्लूइड्स हैं, ये दरअसल वाटर का ही एक रोल है जो आपने अभी एज लुब्रिकेंट या एज शॉक एब्जॉर्बर ऑब्जर्व किया। लेकिन आपने यहां पर एक बात के लिए मोहतात रहना है कि बॉडी के हर फ्लूइड को आप एज लुब्रिकेंट या शॉक एब्जॉर्बर कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपके स्किन से जो स्वेट प्रोड्यूस हो रहा है वो स्वेट लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट कर रहा है या शॉक एब्जॉर्बर या बोथ या नन ऑफ देम, तो आपने नन ऑफ देम की तरफ जाना है। ये जो स्वेट है ये जरूरी नहीं है कि लुब्रिकेंट या शॉक एब्जॉर्बर, आप बॉडी की हर फ्लूइड को इस तरह इन दो में फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर ये अभी लाइव क्लास हो रही होती तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता तो आपने यकीनन स्वेट के मुतालिक भी इन दोनों में से कोई रोल सजेस्ट कर देना था। आपसे टीयर फ्लूइड पूछा जाता तो टीयर फ्लूइड के मुतालिक भी आप इसी तरह से कुछ ना कुछ गेस करते। बहरहाल टीयर फ्लूइड जो है वो बेसिकली लुब्रिकेंट के तौर पर एक्ट कर रहा होता है। तो इस तरह से आप बाकी भी जो बॉडी फ्लूइड्स हैं उनके मुतालिक ऐसी चीज़ों के ऊपर गौर जरूर कीजिए। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.